ये जो गोल्डन टिप मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, ये तुम्हें मैं गारंटी दे रहा हूं कोई भी नहीं बताएगा। अगर तुमने ये गोल्डन टिप फॉलो कर लिया, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मतलब बड़े आसानी से तुम्हारे ना हाफ ईयरली के अंदर 50% तो मतलब ऐसे इंक्रीज हो जाएंगे। तुम्हें ना एक वीकली प्लानर बनाना पड़ेगा, जिसमें ना आपको वीक वाइज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि पहले हफ्ते तुम क्या करोगे, दूसरे हफ्ते तुम क्या करोगे। ये स्टेप पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से सुनना। अभी ना दो टाइप के बच्चे होंगे। पहले बच्चे ऐसे होंगे जिनके पीरियोडिक टेस्ट खराब हो गए, थोड़े से कम नंबर आ गए, एंड वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पीरियोडिक टेस्ट वाले जो पेपर है वो अच्छे हुए हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, जिन बच्चों के पीरियोडिक टेस्ट खराब हुए ना, उसमें भी दो टाइप के बच्चे हैं। पहले बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कोई नहीं यार, मेरे ना पीरियोडिक टेस्ट में थोड़े से कम नंबर आ गए, अब मैं हाफ ईयरली के अंदर ज्यादा मेहनत करूंगा, हाफ ईयरली के अंदर अच्छे नंबर लेके आऊंगा। एंड वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी ना सेम एटीट्यूड को फॉलो कर रहे हैं, वही सोच रहे हैं कोई नहीं यार, पीरियोडिक टेस्ट तो खराब हो गए, हाफ ईयरली के लिए मेहनत कर लूंगा, पढ़ लूंगा, कल से पढ़ लूंगा, हो जाएगा। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर तुम वो सेम एटीट्यूड फॉलो करोगे ना, मेरे को एक चीज बताओ यार, सिंपल सी चीज बताओ, जिस एग्जाम के अंदर पीरियोडिक टेस्ट के अंदर तुम्हारे 2 या 3 चैप्टर आए हैं, उसके अंदर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, और जिस एग्जाम के अंदर तुम्हारा आधा सिलेबस आएगा, हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर तुम्हारा आधा सिलेबस पूछा जाएगा, तो तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम्हें मतलब डबल या ट्रिपल मेहनत करने की जरूरत है। जो एटीट्यूड तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट वाले पेपर के अंदर था ना, अगर वो सेम एटीट्यूड तुम फॉलो करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं तुम हाफ ईयरली के अंदर कभी अच्छे नंबर नहीं ला सकते। मेरे खुद क्लास 10th के अंदर 100 में से 100% आए हुए हैं, तो मेरे को एग्जैक्ट पता है कि तुम्हें कब क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। ध्यान से सुना जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तुम्हें मैं इस वीडियो के अंदर ना एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि पूरे यूट्यूब पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज सिर्फ और सिर्फ टॉपर बच्चों को पता होती है, और मेरे खुद क्लास 10th के अंदर 100 में से 100% आए हुए हैं, तो वो चीज एग्जैक्टली मेरे को पता है कि कैसे अच्छे नंबर लाए जाते हैं। तो ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो, तो अगर तुम्हें हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लेके आने, तो मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज जो तुम्हारी कंपलसरी है, ये तो तुम्हें करनी है, वो क्या चीज है? वो है तुम्हें अपना हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करना। तो तुम्हें पहला गोल तो पता चल गया कि पहला गोल क्या है तुम्हारा, कि कैसे भी करके तुम्हें अपना हाफ ईयरली एग्जाम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? सिलेबस पता होना चाहिए। तो अगर तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम्हारा मैथ के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, साइंस में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने क्लास टीचर के पास जाओ, उससे पूछो कि मैम या सर जो भी है कि हमें बता दो कि हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। अगर तुम्हारे टीचर को भी नहीं पता, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम हो सकता है तुम्हारे स्कूल के अंदर 1 महीने बाद हो सकता है कुछ स्कूलों के अंदर 15 दिन बाद हो सकता है कुछ स्कूलों के अंदर 1.5 महीने बाद हो, तो अगर तुम्हारा टीचर नहीं बता रहा है ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो चैप्टर तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के अंदर आ चुके हैं ना, वो सेम चैप्टर तो ऑब्वियस सी बात है वो हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो तुम्हें एटलीस्ट कुछ चैप्टर तो पता है, राइट? तो तुम्हें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे सिलेबस के अंदर मतलब एग्जाम के अंदर आने वाले। पहली चीज समझ में आ गई? हाँ भैया समझ में आ गई। अब दूसरी चीज, पहला गोल क्या है कि तुम्हें कैसे भी करके अपना जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है। दूसरा गोल क्या है? दूसरा गोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आने वाले हैं ना, उन सभी चैप्टर की एटलीस्ट आपको मिनिमम एक बार तो रिवीजन करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा पेपर के अंदर मान लेते हैं जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर आ रहा है, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर को पढ़ना तो है ही, लेकिन उसके साथ आपको उस चैप्टर की मिनिमम एक बार तो आपको रिवीजन करनी है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा मान लो मैथ के अंदर पॉलिनोमियल वाला चैप्टर आ रहा है, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, तो वो चैप्टर आपको एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको एक बार तो सोल्व करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है, उस पूरे चैप्टर की रिवीजन भी करनी है, ठीक है? अब चैप्टर कैसे पढ़ोगे, रिवीजन कैसे करोगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ये दो चीज समझ में आ गई। तुम्हारे 2 टारगेट हैं, पहले तुम्हें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर उसके साथ आपको मिनिमम एक बार तो आपको उस पूरे सिलेबस की क्या करनी है, रिवीजन करनी है, ठीक है? अब मैं आपको ना वीकली प्लानर देता हूं कि आपको हर हफ्ते मतलब पहले हफ्ते क्या करना है, दूसरे हफ्ते क्या करना है, तीसरे हफ्ते क्या करना है। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम्हें ना कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाना, क्योंकि अगर तुम टाइम टेबल बनाओगे ना, वो टाइम टेबल तुमसे फॉलो ही नहीं होगा। तुम्हें ना उस टाइम टेबल को 1 दिन 2 दिन 3 दिन या हद मार के 4 दिन फॉलो करोगे, 5वें दिन है ना तुम वापस अपने उस रूटीन पे आ जाओगे जहां से तुमने शुरुआत करी थी। मतलब तुम वापस अपना जो डेली रूटीन है ना उसी को फॉलो करने लग जाओगे। तो कभी भी तुम्हें टाइम टेबल नहीं बनाना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें गोल टेबल बनाना है। गोल मतलब मेरे पास इतने दिन है, मैं अभी यहां पे हूं,
मेरे को यहां तक पहुंचना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है। जब तक तुम्हें अपना टारगेट, अपना गोल पता नहीं होगा ना, कोई फायदा नहीं है। तो तुम्हें टाइम टेबल नहीं बनाना, तुम्हें क्या बनाना है, गोल टेबल बनाना है कि मेरे को पहले हफ्ते के अंदर इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, दूसरे हफ्ते के अंदर मैं इतने चैप्टर कंप्लीट करूंगा, तीसरे हफ्ते के अंदर मैं रिवीजन करूंगा। इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, गोल टेबल बनाना है, ठीक है। तो पहले हफ्ते तुम क्या करोगे, ध्यान से सुनना। तो देखो, एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं भैया, 7 दिन होते हैं, है ना, जिसमें से 2 सैटरडे संडे होते हैं और बाकी मंडे टू फ्राइडे होते हैं। तो जो पहले 5 दिन हैं, ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर तुमने ये चीज फॉलो कर ली ना, क्योंकि ये सेम चीज मैंने खुद फॉलो करी है, तो मैं जानता हूं इस चीज के बारे में कि ये चीज वर्क करती है। तो ध्यान से सुनना। तो पहले हफ्ते के अंदर देखो, तुम्हारे 5 दिन होंगे, मंडे टू फ्राइडे, और 2 दिन होंगे तुम्हारे सैटरडे और संडे, है ना। अब पहले 5 दिन में तुम्हें क्या करना है, देखो अब 2 टाइप के बच्चे होंगे, कुछ बच्चों का आईक्यू हाई होता है, कुछ बच्चों का आईक्यू एवरेज होता है। तो तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन से टाइप के बच्चे हो, कि मतलब तुम 5 दिन के अंदर कितने चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम्हारा आईक्यू एवरेज है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। लेकिन अगर तुम्हारा आईक्यू हाई है तो तुम्हें क्या करना, 5 दिन के अंदर तुम 4 चैप्टर कंप्लीट करोगे। ध्यान से समझना, अगर तुम्हारा आईक्यू एवरेज है तो तुम 5 दिन के अंदर 3 चैप्टर का टारगेट लोगे, और अगर तुम्हारा आईक्यू हाई है तो तुम 5 दिन के अंदर 4 चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट लोगे। अब ये चैप्टर डिसाइड कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लो तुमने ना 5 दिन के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट ले लिया। ध्यान से सुनना, तुम्हें क्या करना है, एक चैप्टर आपको डिफिकल्ट चूज करना है, ठीक है, एक चैप्टर आपको डिफिकल्ट चूज करना है। फॉर एग्जांपल, मान लो तुमने ये चैप्टर, मान लो जैसे तुमने साइंस का एक डिफिकल्ट चैप्टर चूज कर लिया, ठीक है। मान लो जैसे तुम्हें लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर मुश्किल लगता है, तो तुमने सिलेक्ट कर लिया कि मैं साइंस में लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर 5 दिन के अंदर कंप्लीट करूंगा, ठीक है। फिर इसके साथ तुम्हें क्या करना है, एसएसटी के अंदर तुम है ना एक इजी चैप्टर चूज करोगे, एक इजी चैप्टर चूज करोगे, ठीक है। और एक चैप्टर आप चूज करोगे किसका, मैथमेटिक्स का, किसका, मैथमेटिक्स का। एक चैप्टर आपका मैथमेटिक्स का हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब एक डिफिकल्ट चैप्टर आपको चूज करना है, वो आप एसएसटी का भी चूज कर सकते हो, वो आप साइंस का भी चूज कर सकते हो। अगर मान लो डिफिकल्ट चैप्टर आप एसएसटी का चूज कर रहे हो ना, तो आपको साइंस का इजी चैप्टर चूज करना है। अगर आप साइंस का डिफिकल्ट चूज कर रहे हो तो आपको एसएसटी का इजी चूज करना है, और एक चैप्टर आपको मैथ का चूज करना है, वो आपकी मर्जी है, वो कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर का आपने टारगेट ले लिया कि मैं अगले 5 दिन के अंदर ये 3 चैप्टर कंप्लीट करूंगा या कंप्लीट करूंगी। इतना समझ में आया? हाँ भैया, इतना समझ में आ गया। तो पहले 5 दिन तुम्हें क्या करना है वो तो तुम्हें क्लियर हो गया। अब तुम्हारा जो सैटरडे और संडे यानी कि हफ्ते के अंदर जो आखिरी के 2 दिन है, उसमें तुम क्या करोगे, इन तीनों चैप्टर को तुम रिवाइज करोगे, और साथ में एक चैप्टर आपको हिंदी का लेना है और एक चैप्टर आपको इंग्लिश का लेना है। बस ये 2 चीजें आपको क्या करनी है, सैटरडे और संडे वाले दिन करनी है। संडे और सैटरडे वाले दिन क्या करोगे, एक चैप्टर इजी चैप्टर आप हिंदी का ले लो, मुश्किल चैप्टर आप इंग्लिश का ले लो, ठीक है। ये 2 आप चैप्टर कंप्लीट करोगे, क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है, संडे वाले दिन तुम्हारे पास ज्यादा टाइम होता है ना। बाकी दिनों क्या होता है कि तुम स्कूल में जाते हो, ट्यूशन पे जाते हो, संडे वाले दिन ट्यूशन की भी छुट्टी होती है, स्कूल की भी छुट्टी होती है। तो संडे और सैटरडे वाले दिन तुम क्या कर सकते हो, हिंदी का इजी चैप्टर ले लो, इंग्लिश का मुश्किल चैप्टर ले लिया, ये 2 चैप्टर आपने कंप्लीट करे, और साथ में आपको क्या करना है, इन तीनों चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। तो पहले हफ्ते का जो गोल टेबल है वो आपको पता चल गया। देखो मैंने आपको ना टाइम टेबल नहीं बताया कि बेटा 3 से 4 मैथ पढ़ो, 4 से 5 साइंस पढ़ो, ऐसे नहीं बताया। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पहले 5 दिन तुम्हें 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब चाहे तुम उसको रात में पढ़ो, चाहे तुम उसको सुबह पढ़ो, जब तुम कंफर्टेबल हो ना तब पढ़ो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम एक दिन में 2 चैप्टर करो, चाहे तुम 2 दिन में 1 चैप्टर करो, चाहे तुम एक दिन के अंदर ही तीनों चैप्टर कर लो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। बस तुम्हें यह क्लियर होना चाहिए कि मेरे को अगले 5 दिन के अंदर क्या करना है, ये 3 जो चैप्टर सर ने बताए ये मेरे को खत्म करने हैं तो करने हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। ये सेम चीज है ना, आपको पहले 3 हफ्ते तो रिपीट करनी है, लेकिन जो आपका चौथा हफ्ता आएगा यानी कि 4th वीक आएगा ना, इस वीक में तुम क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करनी है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर तुम सिर्फ नई नई चीजें पढ़ते जाओगे ना, मान लो तुम्हें नई चीजें समझ में आ रही है, मान लिया, लेकिन अगर तुम पुरानी चीजें रिवाइज नहीं करोगे तो जो चीजें तुम नई नई याद कर रहे हो वो तो तुम्हें याद है, लेकिन जो पुरानी चीजें वो तुम भूलते जा रहे हो। तो मतलब एक तरीके से तुम है ना अपने बैग के अंदर नई नई बॉल तो डाल रहे हो, लेकिन जो आपका बैग है ना वो फटा हुआ और जो बॉल है वो उस बैग से निकले जा रही है। तो इन द एंड तुम्हारे दिमाग में उतनी चीजें हैं, तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी, ताकि जो तुम्हारी पुरानी चीजें ना वो आपको याद रहे। अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे ना, पता क्या होगा,
पेपर में देखा भी होगा तुमने ना, बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज होती है, फिर बोलते हैं भैया पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। बहुत सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं कि भैया पढ़ा तो था, पेपर में याद नहीं आया। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं करी। तो जितना नई चीजों को याद करना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही पुरानी चीजों को रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? अब जो अगला स्टेप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत सारे बच्चे ना इस चीज को मिस कर देते हैं, और ये स्टेप तुम्हें कब फॉलो करना है? जब तुम्हारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं ना आर.डी. शर्मा भी ले लेता हूं, मैं ना आर.एस. अग्रवाल भी ले लेता हूं, उनके एनसीईआरटी तो सोल्व ही नहीं हुई। पहले क्या करेंगे? आर.डी. शर्मा सोल्व करना शुरू कर देंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। पहले तुम्हें क्या करना है? एनसीईआरटी को अच्छे से समझना है। जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाए ना, उसके बाद आपको क्या करने हैं? दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। एक है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरे है आपके न्यू टाइप के क्वेश्चन। यस, अब है ना बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें या जो नए टाइप के क्वेश्चन है, चाहे आपके सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, ये जो तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन है, पहले भैया हम ये करें या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें? तो मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूं। पहले तुम्हें क्या करने है? जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आपको पहले करने हैं। और जब तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन हो जाए ना, इसके बाद आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। समझ रहे हो? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे पता क्या गलती करते हैं? वो एक ऐसी बुक ले लेंगे जिसके अंदर है ना, या तो तुम्हें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे या फिर तुम्हें सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो बाकी के जो तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन है, जैसे तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर तुम्हारे सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो गए, या फिर तुम्हारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए, या फिर तुम्हारे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ये जितने भी आपके बाकी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, बहुत सारी बुक क्या करेंगी, तुम्हें ना सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोल देंगे कि ये तो किताब बहुत अच्छी है। बच्चे सोचेंगे हाँ यार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो मतलब मेरे को चाहिए, लेकिन बच्चों को ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 50% क्वेश्चन जो है ना, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, लेकिन जो बाकी के 50% क्वेश्चन है, वो ये जो नए टाइप के क्वेश्चन है, तुम्हारे सोर्स इंटीग्रेटेड हो गए, तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन हो गए। ये जो बाकी के 50% क्वेश्चन है, इनकी भी तो तुम्हें तैयारी करनी है। और तुम है ना प्लीज कोई एक ऐसी बुक लेना जिसके अंदर है ना तुम्हें ये नए टाइप के क्वेश्चन तो मिले ही मिले, मतलब सारे नए टाइप के क्वेश्चन मिले, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाए, और एटलीस्ट आपको ना पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। लेकिन मैं तुम्हें ना एक ऐसी बुक सजेस्ट करूंगा जिसके अंदर तुम्हें नए टाइप के क्वेश्चन तो मिलेंगे, साथ में आपको ना पिछले 10 साल के, वैसे तो देखो मैं आपको बोलता हूं कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक ऐसी बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसके अंदर है ना पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, साथ में आपको ना सैंपल पेपर मिलेगा, साथ में आपको जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो कि बहुत सारी किताबों के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। एंड दैट इज, इस बुक को मैंने खुद अच्छे से पढ़ा है, उसको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करा है, उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। दैट इज ओसवाल का ये साइंस वाला क्वेश्चन बैंक। आप देख सकते हैं मेरे पास साइंस वाला क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास एसएसटी का क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास है ना मैथ का क्वेश्चन बैंक भी है, और मेरे पास है ना इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक भी है। इन सबको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज करा है, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। बाकी देखो यार, आपकी मर्जी है, मैं कभी भी किसी ब्रांड को स्पॉन्सर नहीं करता, लेकिन आपकी देखो मैं फिर भी बोलूंगा, आपकी मर्जी है, जिस पब्लिकेशन का लेना है उस पब्लिकेशन का आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप इस पब्लिकेशन का लोगे ना, तो आप पछताओगे नहीं, क्योंकि इस बुक को मैंने खुद अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज करा है, और जब मैं खुद क्लास 10th में था ना, तो मैंने खुद ओसवाल के ही यूज करे थे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वहां पे ना मेरे पास, आप मानोगे नहीं, कम से कम भी 8 या 9 अलग अलग पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक, अलग अलग पब्लिकेशन की बहुत सारी रेफरेंस बुक पढ़ी है, सबको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सबको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करा है, और सबके अंदर है ना आपको हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन ये जो बाकी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है, सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन, तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन, ये जो बाकी का जो पेपर के अंदर 50% क्वेश्चन आने वाले हैं, ये किसी भी बुक के अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन बैंक मेरे को लगा जिसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए मैंने आपको रेकमेंड कर दिया। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जिस पब्लिकेशन का लेना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था। मैंने आपको पहले क्लियर बता दिया है। और देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन बैंक को आपको जहां से परचेज करना है वहां से परचेज कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन दुकान से लेना है, आपको अमेजन से लेना है, आपको फ्लिपकार्ट से लेना है, जहां से लेना आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को मेरे लिंक से लोगे ना, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आपको एक बुक के ऊपर
₹150 का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 2 बुक परचेज करोगे ना तो आपके टोटल ₹300 बच जाएंगे। अगर आप 3 बुक परचेज करोगे तो ₹450 बच जाएंगे। अगर आप ये चारों के चारों बुक परचेज करोगे तो आपके ₹600 बच जाएंगे। आपका फायदा होगा, लेकिन आपकी मर्जी है, आप ऑफलाइन से लेना चाहते हो वहां से ले सकते हो, आपको अमेजन से लेना, जहां से लेना ले सकते हो। लेकिन मैंने इन बुक को परचेज करने का जो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर वहां से लोगे ना तो एक बुक के ऊपर तुम्हें ₹150 का फायदा हो जाएगा। अगर आप 2 क्वेश्चन बैंक लोगे तो एक तरीके से आपके एक किताब के पैसे बच जाएंगे, मतलब ₹300 तुम्हारे बच जाएंगे। बाकी फिर से बोलूंगा, जिस पब्लिकेशन का लेना है, जहां से लेना है, आपकी मर्जी है। मैंने आपको अपना जो फीडबैक है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी देखो तुम्हारी मर्जी है, जो पब्लिकेशन का लेना है ले लिया। मान लो तुमने फॉर एग्जांपल ओसवाल का ही ले लिया, ठीक है। मान लो तुमने जैसे मैथ वाला क्वेश्चन बैंक ले लिया। अब तुम्हें क्या करना है, जब आप इस बुक को सोल्व करने बैठोगे ना, तब तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, जो मैंने खुद क्लास 10th में करी थी। और ये चीज है ना तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज है ना सिर्फ और सिर्फ टॉपर बच्चे फॉलो करते हैं। तुम्हें क्या करना है, जब इस बुक को सोल्व करो, तुमने मान लो एक अलग से नोटबुक बना ली। इस बुक के नोटबुक के तुमने क्या करे, 4 टुकड़े कर दिए कि स्टार्टिंग वाले पेज पे, जैसे ये मेरी क्लास 12th की नोटबुक है, तो यहाँ पे देखो मैंने तो क्या करा था, हर सब्जेक्ट की अलग रफ नोटबुक बना ली थी। ये मेरी केमिस्ट्री की नोटबुक है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर एक नोटबुक बनानी है वो बना सकते हो, अगर तुम्हें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग रफ नोटबुक बनानी है वो तुम बना सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, इस रफ नोटबुक के तुम्हें 4 टुकड़े करने हैं कि भाई स्टार्टिंग के जो 30-40 पेज होंगे इसमें मैं मैथ सोल्व करूंगा, फिर अगले 30-40 पेज होंगे इसमें मैं साइंस के क्वेश्चन सोल्व करूंगा, और आखिरी के 30-40 पेज में मैं मान लो एसएसटी और हिंदी इंग्लिश सोल्व करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो प्रैक्टिस होती है वो साइंस और मैथ की होती है। एसएसटी में तो आंसर बहुत सारे बच्चे लिख लिख के प्रैक्टिस करते नहीं है, हालांकि मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि लिख लिख के प्रैक्टिस करा करो। तो तुमने मान लो फॉर एग्जाम्पल एक रफ नोटबुक बना ली। अब ध्यान से सुनना, जब तुम इस बुक को सोल्व करोगे, ठीक है, तुम मान लो पेज नंबर 26 से लगे, ठीक है। मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुमसे ये क्वेश्चन एक बारी में सोल्व हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन तुम्हें इजी लगता है, मतलब तुमसे सोल्व हो गया, तो तुम्हें क्या करना है, इस पे टिक लगा देना है, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो तुमसे सोल्व नहीं होंगे, जो तुम्हें समझ ही नहीं आएंगे, उन पे क्या करना है, तुम्हें क्रॉस लगाना है। देखो, जो क्वेश्चन तुमसे सोल्व हो जाए ना उस पर टिक लगाओगे, जो क्वेश्चन तुमसे सोल्व नहीं होंगे उन पे तुम क्रॉस लगाओगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब तुम्हें ना कच्चे पक्के आते होंगे, मतलब तुमसे सोल्व तो हो गए होंगे लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा होगा, या 1 या 2 स्टेप में तुम कंफ्यूज हुए होगे। वहां पे तुम्हें उन क्वेश्चन में क्या करना है, उन पे तुम्हें सर्कल लगाना है, ठीक है। जो क्वेश्चन तुमसे सोल्व हो गए उस पर टिक, जो तुमसे सोल्व नहीं हुए उन पे क्रॉस, और जो सोल्व हो गए लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा उन पे सर्कल, ठीक है। अब भैया इससे होगा क्या, मैं बताता हूं। देखो, मान लो तुमने ना ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लिया, ठीक है। इसमें टोटल कितने पेजेस हैं, 336 पेजेस हैं। इसमें कम से कम, है ना, कम से कम मैं बता रहा हूं 3-4 हजार क्वेश्चन होंगे, है ना। इस किताब में 3-4 हजार क्वेश्चन होंगे सिर्फ और सिर्फ मैथ के। अब मेरे को यह चीज बताओ, जब तुम्हारा फाइनल पेपर सर पे आएगा, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आएंगे, सोच के देखो, तुम है ना फरवरी में खड़े हो और 10 दिन बाद तुम्हारा ना मैथ का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या तुम उन 10 दिन में ये पूरी किताब दोबारा से सोल्व करोगे? क्या तुम्हारे पास उतना टाइम होगा? दिल पे हाथ रख के बताओ, नहीं होगा। उस टाइम ये जो तुमने निशान लगाया ना, ये तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। कैसे? क्योंकि तुम्हें पता होगा यार इस क्वेश्चन पे मैंने ऑलरेडी टिक लगा रखा है, क्वेश्चन मेरे को आता है, तो मैं इस क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? समझ रहे हो मेरी बात? जिन क्वेश्चन पे ऑलरेडी तुम टिक लगा चुके होगे वो तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे अगर इस बुक में मान लो 4000 क्वेश्चन है, तो कम से कम ये मान के चलो 2000 क्वेश्चन पे तो तुमने टिक लगाया होगा। जो बचे हुए 2000 क्वेश्चन है, जिसमें से आधे 1000 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे सोल्व नहीं हुए होंगे, और 1000 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिन पे आपने सर्कल लगाया होगा। तो तुम्हें बस इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। समझ रहे हो? ये चीज अभी से करना शुरू कर दो। अगर ये बिल्कुल एग्जाम टाइम पे करोगे ना, तो ये पूरी बुक तुम्हें दोबारा से सोल्व करनी पड़ेगी, और वहां पे तुम्हारा ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी आता है, कौन सा क्वेश्चन तुम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हो। ये चीज तुम्हें पता ही नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हें क्या करना है, ये स्टेप फॉलो करना है। ये चीज तुम्हें कोई नहीं बताएगा। अब जो अगला स्टेप है, ये जो गोल्डन टिप है ना, ये मतलब अगर तुमने ये गोल्डन टिप फॉलो कर लिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर बड़े आराम से 50 से 60% तो मतलब ऐसे इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसे। ध्यान से सुनना, ये चीज भी तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ध्यान से सुनना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो, 2 टाइप के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भैया हम ना बहुत ज्यादा मेहनत करके अच्छे नंबर लेके आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भैया हम मेहनत तो करेंगे लेकिन उतनी मेहनत नहीं होगी कि हम 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं।
तो हम अच्छे नंबर लाना चाहते हैं लेकिन थोड़ी सी कम मेहनत के साथ। तो अब देखो, अगर तुम दूसरे टाइप वाले बच्चे हो कि भैया हमें ना मतलब 6-6 8-8 घंटे नहीं पढ़ना, हम बस 2 या 3 घंटे पढ़ के अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, ये चीजें ना ध्यान से सुनना। अगर तुमने ये फॉलो कर ली तो कम मेहनत में भी तुम अच्छे नंबर ले आओगे। तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा क्लास टीचर है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मैथ का टीचर है, साइंस की मैम है, जो भी है, मतलब तुम्हें उनके पास जाना है। तुम्हें उनसे क्या बोलना है कि मैम या सर, आप है ना मेरे एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उन पे निशान लगा दो। बस हो सकता है आपके टीचर निशान ना लगाए, हो सकता है, वैसे अगर तुम्हारे टीचर के साथ अच्छे रिलेशन है तो वो लगा देंगे, ठीक है, या फिर क्लास के अंदर अनाउंस कर देंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मान लो अगर निशान ना लगाए तो तुम्हें क्या करना है, उसी सेम टीचर से बोलना है कि मैम या सर जो भी है, उनको बोलना कि एटलीस्ट आप मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बता दो। हो सकता है वो टीचर ना बताए, बिल्कुल हो सकता है। अब तीसरा स्टेप तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारे स्कूल टीचर जो भी तुम्हारे क्लास टेस्ट लेते हैं, ठीक है, जितने भी तुम्हारे क्लास टेस्ट लेते हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन आपके बार बार वो सेम टीचर रिपीट कर करके पूछ रहा है, क्योंकि तुम्हारा हाफ ईयरली का पेपर वही सेम स्कूल वाला टीचर ही तो डिजाइन करेगा। देखो तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम है वो ऑब्वियस बात है दूसरे स्कूल के अंदर होगा, दूसरे टीचर उस पेपर को चेक करेंगे, दूसरे टीचर उस पेपर को डिजाइन करेंगे। लेकिन जो तुम्हारा हाफ ईयरली का एग्जाम है, सेम टीचर जो तुम्हें स्कूल के अंदर पढ़ाता है वही पेपर डिजाइन कर रहा है, वही चेक करेगा, वही तुम्हें निशान लगा के देगा। मतलब जो क्वेश्चन वो क्लास टेस्ट के अंदर बार बार रिपीट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वही सेम क्वेश्चन वो अपने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर देने वाला है ना, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन मैं आपके लिए ना एक और अच्छी चीज कर देता हूं, लेकिन इसके लिए ना तुम्हें कमेंट में थैंक यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें अगर तुम्हारा जो क्लास टीचर है अगर तुम्हें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना बताए, अगर वो तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक ना बताए, तो आपको कुछ नहीं करना, कमेंट में मेरे को बता देना कि भैया हमें ना इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर है ना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन मतलब बार बार पूछे जाते ही जाते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों चीजें ना मैं आपको अगली वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है। अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी तो अगली वीडियो के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उन टॉपिक में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा। क्लियर एवरीवन? तो होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना ताकि इस वीडियो से ज्यादा बच्चों का फायदा हो, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।